चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग इंट्रोडक्शन। मैंने वीडियो में डाटा हैंडलिंग के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बताए हुए हैं कि हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग डाटा हैंडलिंग में पढ़ेंगे कि डाटा क्या होता है, उसको अरेंज कैसे करते हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन सच एज। अब जैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, जैसे कि कितने मार्क्स स्टूडेंट को आए हुए हैं आपकी क्लास में, है ना, विकेट्स कितने लिए हैं, और बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं, और कितनी स्टोरी बुक्स बच्चों ने रीड की है। इस प्रकार से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में होती है, जिसे हम लोग को कलेक्ट करना होता है, बताना होता है। जैसे कोई मैच चल रहा होता है तो वहाँ पर बताते हैं, है ना। आजकल बहुत सारे ग्राफ के जरिए वो लोग हमें बताते हैं, पाई ग्राफ, सर्कल ग्राफ, बहुत सारे वो लोग हमें बताते हैं, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डाटा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन हम केसेस में इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग डाटा कहते हैं या रॉ डाटा कहते हैं। डाटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। अब देखिए, कोई भी सिचुएशन हो वहाँ पर हम लोग को डाटा इकट्ठा करना ही होता है। जो भी डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, उसके ग्रुप बनाते हैं और फिर उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। Sometimes data is represented graphically to give a clear idea of what it represent. Sometimes मतलब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को कभी हम लोग टेबल के जरिए बताते हैं, है ना, कभी ग्राफ के जरिए भी बताते हैं, ताकि हमें क्लियर आइडिया लग जाए। जैसे आपको मैच वगैरह में एक ग्राफ करके बताते हैं, कभी सर्कल ग्राफ के द्वारा भी वो लोग बताते हैं। अब ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं वो लोग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहला जो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ जैसे पिक्चर से पिक, ये जो PICT पिक लिया हुआ है, ये पिक्चर से लिया हुआ है, तो पिक्टोग्राफ। यहाँ पर हमको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे पिक्चर का उपयोग करा है हमने, है ना। जैसे सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर कि 1 कार इज इक्वल टू 100 कार, मतलब 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स। एक कार अगर हमने बना दी है कहीं पे, इसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर 100 कार को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक टेबल बनाई हुई है इस ग्राफ में, यहाँ पर मंथ दिए हुए हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब यहाँ पर देखिए, जुलाई में ये जो कार्स हैं, यहाँ पर 2 कार्स तो हमने पूरी बनाई हुई है इस फोटो में, और एक यहाँ पर आधी है ना, ये हाफ कार बनी हुई है, पूरा यहाँ पर पिक्चर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 कार का कितना था, यहाँ पर हमने ऊपर देखा था 100 कार्स। 1 कार्स इज इक्वल टू 100 कार्स, 2 कार्स मतलब 200 कार्स, और यहाँ पर हाफ कार्स है, मतलब 100 का हाफ कितना होता है 50, तो 100 एंड 100 एंड 50, तो 250 कार्स हो गया। यहाँ पर ये देखिए 250 कार्स, ठीक है। अब अगस्त में देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्स है यहाँ पर, तो 300 हो गया, और पूरी है यहाँ पर, कोई आधी कार है ही नहीं। फिर यहाँ पर देखिए सितंबर में 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्स है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 400 यहाँ का आंसर है। मतलब सितंबर में कितनी कार्स बनी है फैक्ट्री में, 400 कार्स बनी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस हुई, 250। फिर इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, कौन से मंथ में बहुत ज़्यादा कार बनी है, तो वो देखिए यहाँ पर पता चल रहा है हमको, सितंबर में 400। अब यहाँ पर देखिए 400 है, तो हम लोग बहुत सारे 400 नंबर्स तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने एक पिक्चर ले लिया कार का, उसको 100 कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक कार को हम लोग 50 कार बना सकते थे। जैसे हमने यहाँ पर 1 कार इज इक्वल टू 100 कार्स लिया है, आप 1 कार इज इक्वल टू 50 कार्स भी ले सकते हैं, या 10 कार्स भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उसकी यूनिट चेंज कर सकते हैं, और पिक्चर्स के जरिए हम लोग ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पर अ बार ग्राफ, जो बार ग्राफ हम लोग 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बार ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, है ना, यूनिफॉर्म विड्थ लेते हैं यहाँ पर, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। यहाँ पर देखिए हम लोग शुरू से इसको बनाते हुए आ रहे हैं, आप लोग ने भी कभी बनाया होगा इसको। यहाँ पर जो विड्थ होती है, जैसे ये 2003 एंड 2004, ये जो है एक यूनिफॉर्म विड्थ होती है ना। जैसे कि यहाँ पे जो वर्टिकली चल रहा है, ये 0 यूनिट कितना लिया है, 0 से 50, फिर 50 छोड़ करके 100, फिर 50 लेकर के यहाँ पे 150, फिर 50 ऐड किया तो 200, तो 50 50 50 की एक एक यूनिट यहाँ पे 50 की ली है। फिर उतनी ही दूरी पे, जितना 0 से 50 है उतनी ही दूरी पर यहाँ से हम लोग ने जब लिया है
तो इस वाले एरिया को हम लोगों ने विड्थ में 2003 से 2004 के बीच में जो हुआ है वो हमने वैल्यू यहाँ पे डाटा यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पर देखिए एकेडमिक ईयर्स मतलब ईयर्स लिए हैं 2003 से 2004, फिर 2004 से 2005, 2005 से 2006, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ईयर्स ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिया हुआ है, वर्टिकली यहाँ पर लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, है ना, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ईयर्स में कितने स्टूडेंट रहे वो यहाँ पर बताया। जैसे 2003 से 2004 में कितने स्टूडेंट हैं, ये ग्राफ हमने 100 तक ऊपर किया है, ये तो कोई 100 के यहाँ पर मैच हो रहा है ना। फिर 2004 से 2005 में ये देखो, इसको मिला के देखिए आप 200 पे आ रहा है, मतलब 200 स्टूडेंट थे। फिर 2005 से 2006 में 250 स्टूडेंट थे। इस प्रकार से यहाँ पर बार में हम लोग शो करते हैं, बार ग्राफ में। यहाँ पर देखिए बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी, है ना। जो बार की हाइट है, ये जितनी भी हमने हाइट देखी यहाँ तक कि 100, 200, 250, तो ये क्वांटिटी बताती है ना। फिर बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ, यहाँ पर जो बार्स है ये 2003 से 2004 का हो या 4 से 5 का हो, 5 से 6 का, इनकी जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, विथ इक्वल गैप इन बिटवीन, ठीक है। अब ये हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, कि कौन से ईयर में कितने स्टूडेंट थे 8th क्लास में, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा नंबर स्टूडेंट के थे। तो ये देखिए ये वाला 2007 से 2008 कितने थे, 350 स्टूडेंट थे। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, कौन से ईयर में मैक्सिमम थे। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन हमें आएंगे, वो हमें बार में कभी रिप्रेजेंट करके उनका आंसर हमें बताना है, या बार को देख करके हमें उनका आंसर रिटर्न में बताना है। फिर देखिए थर्ड यहाँ पर ग्राफ है डबल बार ग्राफ। यहाँ पर देखिए हमने ऊपर जो देखा था वो केवल सिंगल बार ग्राफ था, यहाँ पर सिंगल यहाँ पर हमने ग्राफ के जरिए बताया। अब डबल बार ग्राफ में क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट दिया हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैथ्स लिया हुआ है, यहाँ पर 2 ग्राफ बनाए हुए हैं मैथ्स के, फिर सोशल साइंस के 2, फिर साइंस के 2, फिर इंग्लिश के 2 और हिंदी के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट कैसे दी हुई है, यहाँ पर 0 होगा, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, आप कैसे भी यूनिट ले सकते हैं। जैसे आप यूनिट 5, फिर 10, 15, 20, 25, इस तरह से भी आप लोग यूनिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर डबल बार ग्राफ क्यों बनाया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, इस व्हाइट वाले पोर्शन को यहाँ पर उन्होंने 2005 और 6 ये वाले ईयर का इन्होंने मैथ्स का रिजल्ट बताया हुआ है, और यहाँ पर 2006-7 ये वाले सेशन का उन्होंने रिजल्ट बताया हुआ है। तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो 2005-6 वाला, और जो ग्रे वाला है 2006-7 ईयर वाला है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है। जब भी आप डबल पैराग्राफ बनाएंगे तो आपने कौन से कलर को कौन से ईयर में या कौन से सब्जेक्ट में या कैसे रिप्रेजेंट किया है वो आपको यहाँ पर ऊपर लिखना होता है। और ये जो हम लोग यूनिट वैल्यू लेते हैं जो वर्टिकली चलती है, इसे भी हम लोगों को यहाँ पर बताना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे बताया हुआ है कि 2005-6 में मैथ्स में कितने नंबर आए हैं किसी को, जैसे यहाँ पर है 30, तो 30 नंबर आए थे। 2006-7 में कितने आए थे, 60, तो यहाँ तक इसका ग्राफ गया है। अब यहाँ पर भी हमें इस बार ग्राफ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ पर व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमें एक ही बार ग्राफ में 2 ईयर की, है ना, 2 सेशन की हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता लग रही है। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, कौन से ईयर में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है ना। जैसे यहाँ मैथ्स के केस में कहें तो 2006-7 में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। इन विच सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटोरिएट, मतलब कि कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डिटोरिएट हुई है, मतलब कि कम हुई है, खराब हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग बार ग्राफ के जरिए बता सकते हैं। डबल बार ग्राफ के जरिए कंपैरिजन हो जाता है। फिर देखिए ऑर्गेनाइजिंग डाटा, मतलब हम लोग डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे,
है ना। तो जब भी हमें एक क्वेश्चन में हमें अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो वो रॉ फॉर्म में होता है ना, रॉ डाटा होता है। यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ डाटा उसे कहते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे हमें दिया हुआ है कि इतने सारे बच्चे जो है मैथ्स लेते हैं, इतने साइंस होते हैं। आप एक कॉपी पेन लेकर के अगर क्लास में घूमेंगे, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, उसने बोला मैथ्स, फिर अगले स्टूडेंट ने बोला साइंस, फिर अगले ने बोला इंग्लिश, फिर से आया मैथ्स, फिर से आया साइंस। तो हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे, है ना। उसके बाद में उन्हें हम लोग कलेक्ट करके और हम लोग टेबल बना करके या ग्राफ के जरिए बताएंगे कि इतने स्टूडेंट ने मैथ्स लिया, इतने ने साइंस लिया है या पसंद है उनको। तो जो हमें पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे रॉ डाटा कहा जाता है। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा सिस्टमेटिकली। अगर हमको अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना है कि समझ में आए किसी के, तो हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्ट वर एज लिस्टेड बिलो। अब एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है और उनका जो रिजल्ट आया वो नीचे दिया हुआ है। जैसे पहले ने बोला आर्ट्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर एक लड़के ने बोला मैथमेटिक्स, फिर आर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए रिपीटेशन हुआ है आर्ट्स का, मैथमेटिक्स का, लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ पर उसको टेबल फॉर्म में नहीं लिखा, हम केवल लिखते गए उसको अपनी कॉपी में कि किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। और फिर बाद में हम लोग इन सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला जो डाटा होता है इसको हम रॉ डाटा कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक ये देखिए टेबल बनाई हुई है, इसे चार्ट कहते हैं। इसमें एक तरफ हमने सब्जेक्ट लिख लिया, है ना, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख लिया, फिर यहाँ पर टेली मार्क्स लिख लिया, फिर दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिया, यानी कि कितने सब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट हुआ है आर्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 7 स्टूडेंट को आर्ट्स पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7। फिर यहाँ पर टेली मार्क्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो हम लोग 7 लाइन्स हम लोग खींचते हैं, जैसे 1 2 3 4, और जो 5th लाइन होती है इस 1 से लेके 4 तक को मिला देती है तिरछी, ठीक है। उसके बाद में हो गई 5, फिर ये हो गया 6 7, फिर से यहाँ पे चला है 6 7, है ना। इस प्रकार से हम लोग बता दें, जैसे कि 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यहाँ पर हो गई 4 तो 1 2 3 4। अगर हमारे पास में हो जाएगी 10 तो 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से हम लोग टेली मार्क्स में ये लाइंस खींच करके बताते हैं। फिर देखिए आगे है द नंबर ऑफ टेलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट। यहाँ पर इसे जो टेलीज जो होती है, हम लोगों ने यहाँ पर टेली चार्ट जो बनाया है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है कि किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एंट्री ऑकर। कौन सी एंट्री कितनी बार आ रही है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश इज 4। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंग्लिश हमें कितने स्टूडेंट ने लाइक किया, यहाँ पर 4 स्टूडेंट ने इंग्लिश लाइक किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे मैथमेटिक्स 5 ने किया है तो फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उस टेबल को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एज इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंट्री ऑकर। कोई एंट्री कितनी बार आ रही है वो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बता सकते हैं। जैसे एक ग्रुप ले लिया है, वहाँ पर तो एक सिंगल लिया था, केवल सब्जेक्ट चले थे ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर हमने ग्रुप ले लिया, जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप ले लिया है। यहाँ पर फिर बीच में देखिए टेली मार्क्स आ गया है और यहाँ पर हो गया है फ्रीक्वेंसी, है ना, कि किसी बच्चे को कितने मार्क्स आए हैं। तो जैसे 1 से लेके 0 से लेके 10 तक कितने मार्क्स, कितने स्टूडेंट को आए हैं मार्क्स, तो यहाँ पर हो गया है 2 स्टूडेंट को आए हैं, तो ये हमने टेली मार्क्स में 2 यहाँ पर ये लाइन के द्वारा बताया हुआ है। फिर देखिए 10 से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं, 10 स्टूडेंट को आए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर टेली मार्क्स में बताया हुआ है 10। इस प्रकार से हम लोग ग्रुप में भी इसे बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन को।
डाटा रिप्रेजेंट इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड, है ना। इस प्रकार से जब हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ग्रुप्ड फॉर्म में कहते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ईच ऑफ ग्रुप, जैसे कि हमने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस प्रकार से जो ग्रुप बना है उन्हें हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 10 इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड 20 इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। यहाँ पर जो हमने ये जो बनाया हुआ है ग्रुप, जैसे 0 से 10, तो यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट क्या हो गई 0 और अपर क्लास लिमिट क्या हो गई 10। यहाँ पर देखिए 20 to 30 वाले ग्रुप में 20 हो गया लोअर क्लास लिमिट और 30 हो जाएगी अपर क्लास लिमिट। डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड विड्थ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जो ये क्लास इंटरवल होता है, इसके जो अपर क्लास लिमिट जैसे 20 और जो लोअर क्लास लिमिट जैसे 10 हमने लिया था, तो उनके बीच में जो इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम विड्थ या साइज कहते हैं। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द हाइट ऑफ द बार शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पर जो हम लोग बार बनाते हैं ना, बार ग्राफ, इसमें जो हाइट होती है, जैसे ये हाइट आ रही है 6, है ना, ये वाले ग्राफ में जो हाइट आ रही है 6, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्लास इंटरवल की। ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन बार एज देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। और यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बनाया है हम लोगों ने, यहाँ पर गैप बिल्कुल नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। और इस तरह का जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट देते हैं इसे हम हिस्टोग्राफ देते हैं। हमने एक पहले ग्राफ जो देखा था उसके अंदर बीच में गैप था, हर ग्राफ के बाद में एक ग्राफ बन जाए उतना हम लोग गैप दे रहे थे। जैसे ये 4 वाला जो ग्राफ है ये था, वहाँ पर ये 5th नंबर की यहाँ पर जगह थी और फिर यहाँ पे 6 नंबर के यहाँ पर एक ग्राफ था, है ना। और ये जो हिस्टोग्राम होता है उसके अंदर ये ग्राफ जो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बिल्कुल लगे हुए होते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है ये हिस्टोग्राम ग्राफ यहाँ पर इन्होंने हमें बताया हुआ है। तो देखिए हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये बार ऑफ इक्वल विड्थ विथ नो गैप इन बिटवीन, है ना। हिस्टोग्राम जब भी हमें बनाने को बोलेंगे तो इन ग्राफ के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होगी, बिल्कुल चिपके हुए होंगे एक दूसरे से। हाइट ऑफ बार गिव्स द नंबर ऑफ डाटा आइटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी। ये जो यहाँ पर डाटा होता है इसकी जो हाइट आती है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो यूनिट हमने ली हुई है, जैसे ऊपर गया हुआ है नंबर ऑफ टीचर्स, है ना, 1 2 3 से हमने 7 तक लिया हुआ है। फिर यहाँ पर है एज इन ईयर्स, एज दी हुई है कि कौन से टीचर की कितनी एज है, कितने टीचर्स की एज कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के 20 तक के यहाँ पर, फिर 20 से 25, 25 to 30, 30 to 35, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट्स ली हुई है। अब ये देखिए यहाँ पर जो एक छोटी सी लाइन ये ऊपर नीचे हो रही है, इसे जैक्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैक्ड लाइन और ब्रोकन लाइन हैज बीन यूज्ड along the horizontal line to indicate that we are not showing the number between 0 to 20। अब यहाँ पर हमने 20 से यूनिट स्टार्ट की हैं और हमने यहाँ पे एक जैक्ड लाइन बनाई हुई है। उसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग 0 से लेकर 20 तक के यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट 20 से या 20 के अबोव ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। द रेंज इज डिवाइड इन इक्वल इंटरवल ऑफ 5 ईयर इन दिस केस। अब यहाँ पर देखिए 20 to 25, यहाँ पर 5 का यहाँ पर डिफरेंस लिया हुआ है ना। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस लेकर के ही बनाना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 20 से 25 ले लिया फिर उसके बाद में डायरेक्ट 35 ले लिया। एक यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होती है, जब भी हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं तो यूनिफॉर्मिटी होती है। अब हमें हिस्टोग्राफ से क्या पता चलता है, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 ईयर और मोर बट लेस देन 50। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने टीचर्स हैं जिनकी एज जो है 45 और 50 के अंदर है ना। इस प्रकार से आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको उसका आंसर हमें यहाँ से पता चलेगा। हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज लेस देन 35 ईयर, है ना। तो हम लोग बहुत आराम से, बहुत जल्दी से हम लोग यहाँ पर देख करके बता सकते हैं। अब अगला देखिए आप, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ये देखिए आपके मैच में आजकल ये सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट बताते हैं जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं। द
टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। अब यहाँ पर देखिए एक बच्चे का पूरा दिन भर का, एक दिन का जो 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, उसमें वो बच्चा कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर रहा है आवर्स को, वो हमें यहाँ पर सर्कल चार्ट या पाई चार्ट के द्वारा बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 आवर्स स्लीप करता है वो, फिर 6 आवर स्कूल में रहते हैं उसके, ठीक है ना, ये स्लीप करता है 8 आवर्स। फिर देखिए प्ले 3 आवर्स, अदर 3 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स। तो पूरे 24 आवर्स का कहाँ कहाँ यूज़ किया है, तो ये चार्ट के द्वारा उन्होंने बताया हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए एज ग्रुप ऑफ पीपुल इन टाउन, है ना, एक टाउन में एज ग्रुप बताया हुआ है यहाँ पे पीपल का। जैसे 15 to 60 ईयर के कितने हैं, 50% है, तो ये पूरा 50% का यहाँ पर जैसे 50,000 है यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये देखिए 50,000 और ये 20,000, फिर ये 30,000, तो पूरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 लाख के करीब यहाँ पर वहाँ की पीपल है। और फिर उसको हम लोगों ने यहाँ पर पाई चार्ट के द्वारा यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर 0 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर बताया हुआ कि कितने हैं, फिर 60 एंड अबोव वाले कितने हैं, वो पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, उनका यहाँ पर बताया है, कोई क्लास में गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितनी है, तो 50% है दोनों। तो यहाँ पर एक सर्कल चार्ट बताया है और बीच में उसको आधा उसको कट किया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, है ना, कितने बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, तो 40% वॉक से जाते हैं, 40% कार से जाते हैं या बस से जाते हैं, और 20% साइकिल से जाते हैं। तो पूरा यहाँ पर 100% का दिया हुआ है ना, परसेंटेज में यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर उसको शो किया हुआ है, 40% यहाँ पर और 20% अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें शो करना है। फिर देखिए आगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि कितने चांस है, जैसे कि ये आने के कितने चांस है, पास होने के कितने चांसेस हैं, है ना, हमारा नंबर किसी स्पिन में लगने के कितने चांस हैं, या प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, उसे हम लोग मैथ्स के टर्म में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये ABC और एक स्पिन व्हील है, तो अगर हम इसको घुमाएं तो A के आने के कितने चांसेस हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं A, B एंड C, ठीक है। तो हम लोग अगर 3 बार घुमाएंगे तो A के आने के भी 3 चांसेस होते हैं, है ना, तीनों बार में A भी आ सकता है, या कहें तो कम से कम चांसेस कितना है कि एक बार तो A आ ही जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे मटका दिया हुआ है, मटके में W, R, B, G एंड Y, ये हमको यहाँ पे बॉल्स दी हुई हैं, उनके ऊपर ये वर्ड लिखे हुए हैं। तो R के आने के कितने चांसेस हैं, है ना, अगर हम लोगों ने 5 बॉल्स रखी और 5 बार हम लोगों को अंदर मटके में हाथ डाल के बिना देखे बॉल निकालनी है, तो R के आने के कितने चांसेस है, उस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे आगे पढ़ना है। देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट whose outcomes have an equal chance of occurring, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें इक्वल चांस होते हैं आने के, है ना, आउटकम्स के। और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcome कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि उनसे हमें पता नहीं चलता है, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या आएगा। आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली if each has same chance of occurring। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो भी एक इवेंट होता है ना, जैसे कि हम एक बार निकाल रहे हैं या 3 बार निकाल रहे हैं बॉल मटके में से, तो उसे हम लोग इवेंट कहते हैं, है ना। उस आउटकम को क्या बोलते हैं हम लोग, उस एक्सपेरिमेंट को इवेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट, है ना, एक इवेंट में कितना क्या आउटकम रहा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना, उस एक्सपेरिमेंट का टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, मतलब कि अगर हमने 10 टाइम्स निकाला है तो 10 टाइम्स में से 1 टाइम तो R आ ही जाएगा बाहर, तो इस प्रकार से हम लोग उसको लिखते हैं। फिर 1 और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, ठीक है, एक बार हम बाहर निकाला है या ज़्यादा बार निकाला है तो उसको हम लोग एक इवेंट के द्वारा बताते हैं। चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ, चांस और प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जो हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं।